हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 150 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है। तो आज नंबर है फार्मास्यूटिक्स का। तो फार्मास्यूटिक्स की 1 एमसीक्यूज की इस सीरीज में 150 एमसीक्यूज की इस सीरीज में आज हम पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 15 एमसीक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से आप मेरे साथ साथ गेस करते रहें क्वेश्चन के आंसर, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच टेस्ट मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ टैबलेट टू एब्रेवेशन। विच टेस्ट, कौन सा टेस्ट है जो कि टैबलेट के एब्रेशन को, रेजिस्टेंस, जो टैबलेट के अंदर जो एब्रेशन हो रहा है उसके रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। कि इसका मतलब होता है रबिंग, फ्रिक्शन की वजह से स्क्रैपिंग होना, ठीक है, एब्रेशन का मतलब। तो कौन सी टेस्ट है जो कि टैबलेट के एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए मेजर की जाती है? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, या फिर डिसोल्यूशन टेस्ट। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आंसर है फ्राइबिलिटी टेस्ट। तो फ्राइबिलिटी टेस्ट क्या, एक गोल ऐसे मशीन होती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम ड्रग को, टैबलेट को ऐसे प्लेस करते हैं और उसको हम रोटेट करते हैं एट पर्टिकुलर स्पीड, जिसकी वजह से क्या होगा, तो जब ये ड्रग ऊपर आएगी तो क्या होगा, नीचे गिरेगी। तो जितनी स्पीड के साथ नीचे गिर रही है, क्योंकि भाई मान लो कोई भी जो ड्रग है वो तो रास्ते में आ रही है, कितने गड्ढे हैं, रास्ता कैसा है, ठीक है, ड्रग में आप आपस में भी फ्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से स्क्रैपिंग हो सकती है, फ्रिक्शन की वजह से, है ना। तो क्रशिंग हो सकती है ऊपर के लेयर में। तो कितना कितना रेजिस्टेंस दे सकती है ड्रग, ये मेजर करना फ्राइबिलिटी टेस्ट में होता है। और देखो, फ्राइबिलिटी डिटरमाइंस क्या, रेजिस्टेंस ऑफ टैबलेट, एबरेशन एंड मैकेनिकल शॉक ड्यूरिंग हैंडलिंग। जिस टाइम ले जाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, पैकेजिंग के टाइम पे, ठीक है, हैंडलिंग के टाइम पे, उस टाइम कितना स्ट्रेस की वजह से, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से कितना टैबलेट रेजिस्टेंस झेल सकती है। और टैबलेट को रोटेट किया जाता है फ्राइबिलिटी में, जिसको हम बोलते हैं रॉशे फ्राइबिलिटी टेस्टर। अगर कभी पूछा जाए कि टैबलेट की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज रॉशे फ्राइबिलिटी। और वेट लॉस परसेंटेज मेजर किया जाता है, क्योंकि बार बार घूम रही है ना, तो ड्रग बार बार नीचे गिर रही है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो क्रैक होगा, कोटिंग छूट जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कितना लॉस हुआ। ड्रग मान लो 5 ग्राम की थी, तो 5 ग्राम में कितना परसेंटेज लॉस हुआ, उसे मेजर करते हैं। और सिर्फ 1% से कम ही वेट को कंसिडर किया जाता है, वो कि जो कि एक्सेप्टेबल होगा। डिसइंटीग्रेशन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, टैबलेट का रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करता है। हार्डनेस आपको बताया था मैंने, मॉन्सेंटो टेस्ट के थ्रू होता है, जो कि क्रशिंग टेस्ट करता है कि ड्रग की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी है। डिसोल्यूशन का मतलब है कि रेट ऑफ ड्रग रिलीज, किस रेट से ड्रग रिलीज हो रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्राइबिलिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेन पर्पज ऑफ अ ल्यूब्रिकेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज। मेन पर्पज क्या है ल्यूब्रिकेंट का टैबलेट की फॉर्मुलेशन में? लाइट चली गई है, कोई बात नहीं है। तो टैबलेट, जिस टाइम टैबलेट का फॉर्मुलेशन हो रहा है, उस टाइम ल्यूब्रिकेंट को यूज किया जा रहा है। क्यों यूज किया जा रहा है? इंक्रीज टैबलेट हार्डनेस, प्रिवेंट स्टिकिंग टू पंचेस एंड डाइज, एनहेंस सॉल्युबिलिटी, या फिर मास्क टेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंट स्टिकिंग टू पंचेस एंड डाइज। भाई देखो, आपस में फ्रिक्शन की वजह से टैबलेट को नुकसान ना हो जाए, इसीलिए ल्यूब्रिकेंट को यूज किया जाता है। कि मान लो ये टैबलेट है, ठीक है, इसको कंप्रेसर से कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये हो सकता है इसके मेटल पे चिपक जाए, स्टिक हो जाए, तो बचाता है कि डाई जो है
वो पंचेस पे जो मेटल आयन है, जो मेटल है, उस पर चिपक ना जाए, इसीलिए लुब्रिकेंट को यूज किया जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम स्टीरेट, स्टेरिक एसिड, टाल्क, इनको भी हम यूज करते हैं ताकि बिल्कुल हम इंश्योर हो जाएं कि बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं स्मूथ इंजेक्शन हो ड्रग का, टैबलेट का, बिना किसी नुकसान के। हार्डनेस नहीं होगा क्योंकि इट डिटरमाइंस बाइंडर्स एंड कंप्रेशन। सॉल्युबिलिटी नहीं होगा क्योंकि इसका कोई ऐसा प्राइमरी रोल नहीं है। और टेस्ट मास्क का क्या है, जो कि टैबलेट की टेस्ट को बढ़ा देता है, जैसे कि हम स्वीटनिंग एजेंट्स को यूज करते हैं, फ्लेवर्स को ऐड करते हैं। बोलते हैं ना छोटे बच्चों से कि ये वाओ स्ट्रॉबेरी, दैट इज टेस्ट मास्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच एक्सीपिएंट इज कॉमनली यूज्ड एज अ बाइंडर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। कौन सा एक्सीपिएंट है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है टैबलेट फॉर्मुलेशन में एज अ बाइंडर। एज अ बाइंडर मतलब कोई भी टैबलेट जो बन रही है तो उसमें आपस में, ताकि ग्रेन्यूल्स आपस में बाइंड हो जाएं। भाई अगर बाइंडर नहीं होगा तो वो तो कभी भी ऐसे बिखर जाएंगे, तो बाइंडर की तरह यूज करना है। ठीक है, कौन सा एक्सीपिएंट, पीवीपी, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, स्टार्च, टाल्क, या फिर सोडियम लोराइल सल्फेट। तो आंसर हो जाएगा पीवीपी, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन इज द excipient that is used in tablet formulation as a binder। देखो, जो बाइंडर है वो क्या करते हैं, पाउडर के पार्टिकल्स को आपस में होल्ड करके रखते हैं, जिससे क्या बन रहे हैं, ग्रेन्यूल्स बन रहे हैं, और वो आपस में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, ताकि जिस टाइम कंप्रेस होगा टैबलेट का, जिस टाइम कंप्रेशन लगेगा टैबलेट पे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की वजह से वो आपस में बाइंड हो जाएंगे और एक टैबलेट की फॉर्म में ये आ जाएंगे। अगर ये टैबलेट की फॉर्म में नहीं होंगे तो क्या होंगे, बिखरे बिखरे से घूमेंगे। तो बाइंडर का काम है उनको आपस में जोड़े रखना। जैसे कि पीवीपी, और पीवीपी क्या है, वाटर सॉल्युबल है, कंपैटिबल है, वाइडली यूज्ड है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव है। स्टार्च हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिसइंटीग्रेंट है। टॉल्क यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। अभी हमने देखा सोडियम क्लोराइड सल्फेट यूज नहीं करते हैं क्योंकि एज अ वेटिंग एजेंट है, सर्फेक्टेंट की तरह यूज कर रहा है, जो सरफेस टेंशन को मेंटेन करता है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इमल्शन HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट इंडिकेट्स। इमल्शंस के अंदर HLB वैल्यू जो है वो क्या बताती है, सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल बताती है, विस्कोसिटी बताती है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन बताती है, या फिर हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस बताती है। और इसका आंसर बिल्कुल आंखों के सामने है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट इज हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट अ कोइंसिडेंस, नहीं? तो हम इमल्शंस में जो HLB है वो होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, कि वो वाटर सॉल्युबल भी होगा, वाटर लविंग भी होगा, और लिपिड लविंग भी होगा, और इन दोनों के बैलेंस होना चाहिए इमल्शन के अंदर। ठीक है, जो कि स्टेबलाइज करता है ऑयल वाटर और वाटर ऑयल के इमल्शन को। अगर HLB कम है, कितना, 3 to 6 HLB कम है, तो ये ज्यादा से ज्यादा लिपोफिलिक होगी, लिपिड लविंग होगी, इसका मतलब है वाटर इन ऑयल। और अगर हाई HLB होगा, जैसे कि 8 से 18, देन मोर हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर लिविंग, इसका मतलब ऑयल इन वाटर। और जैसे कि हम स्पैन की बात कर रहे हैं जिसका लो HLB होता है, वो वाटर इन ऑयल इमल्शन का एग्जाम्पल है। ट्विन की बात करें तो हाई HLB का एग्जाम्पल है, ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है। सॉल्युबिलिटी इसका आंसर नहीं है क्योंकि HLB से इसका कोई लेना देना नहीं है। पीएच भी अनरिलेटेड है और विस्कोसिटी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज। वेसिकुलर ड्रग, देखो नाम में थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है, वेसल्स, वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लाइपोसोम है, टैबलेट है, कैप्सूल है, या फिर सिरप है। और आंसर हो जाएगा लाइपोसोम। लाइपोसोम क्या है, वेसिकुलर ड्रग्स हैं जो कि वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज की जाती हैं। तो लाइपोसोम क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है वेसिकुलर सिस्टम में। क्यों, क्योंकि बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब है कि ये दोनों चीजें रखती हैं, हाइड्रोफिलिक भी और लिपोफिलिक भी, मतलब वाटर लविंग भी है इसके अंदर और लिपिड लविंग भी है। और ये टारगेट
डिलीवरी साइट को टारगेट करती हैं, इम्प्रूव करती है बायो अवेलेबिलिटी को, ब्लड के अंदर कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन पहुंचनी चाहिए इसको भी इम्प्रूव करती है, टॉक्सिसिटी कम करती है और कंट्रोल ड्रग रिलीज कॉज करती है। टैबलेट इसका आंसर नहीं है क्योंकि सॉलिड डोजेस फॉर्म है। कैप्सूल इसका इसका आंसर नहीं है। एनकैप्सुलेशन होता है क्योंकि सॉफ्ट और हार्ड जिलेटिन में, और सिरप इसका आंसर नहीं है क्योंकि लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म है, वेसिकुलर सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइल्यूएंट इन टैबलेट इज यूज टू। जो डाइल्यूएंट यूज होते हैं टैबलेट में वो यूज होते हैं क्या करने के लिए? इंक्रीज बल्क, एनहेंस डिसइंटीग्रेशन, एक्ट एज लुब्रिकेंट या फिर मास्क बिटर टेस्ट। तो जो डाइल्यूएंट है वो टैबलेट में यूज किए जाते हैं ताकि बल्क बढ़ाया जा सके। भाई टैबलेट आप देखते हो ना कि कितनी मोटी है, छोटी है, बड़ी है, तो उस बल्क को बनाने के लिए यूज किया जाता है डाइल्यूएंट, जैसे कि लैक्टोज है, माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलोज है, ये सब यूज किए जाते हैं एज अ डाइल्यूएंट। और इसको हम क्या बोलते हैं? फिलर्स भी बोलते हैं, जो टैबलेट के साइज को बढ़ाने में मदद करते हैं। डिसइंटीग्रेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टार्च यूज करते हैं। ल्यूब्रिकेंट में मैग्नीशियम स्टेरेट यूज करते हैं, और टेस्ट मास्किंग में हम स्वीटनिंग एजेंट्स को यूज करते हैं, फ्लेवर्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं एफ से डिनोट करते हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को, इन अ सस्पेंशन इज डिफाइंड एज। तो जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, सस्पेंशन समझ गए ना, उसको डिफाइन किया जाता है वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन ऑब्लिक इनिशियल वॉल्यूम, विस्कोसिटी ऑब्लिक वॉल्यूम, ड्रग सॉल्युबिलिटी ऑब्लिक टोटल वॉल्यूम, या फिर सरफेस टेंशन ऑब्लिक डेंसिटी। तो sedimentation volume in a suspension is defined as volume of sedimentation oblique initial volume। देखो सस्पेंशन के अंदर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जिसको हम F से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई भी आपके पास एक ऐसा सिरप है जिसके अंदर वाटर है, मतलब कोई भी ऐसा व्हीकल है और उसके अंदर कुछ पार्टिकल साइज के ड्रग है। ये पार्टिकल साइज क्या है? ड्रग है, और इसको हम पानी मान लेते हैं, वाटर मान लेते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल के अंदर कोई ड्रग है जिसको आप शेक करते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जिस टाइम आपने उसको मिक्स किया है तब तो वो घुल गया अच्छे से, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए रखा, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो वो क्या हो गए? वो सेटल डाउन हो गए। अब इस बॉटल में हम ये देख रहे हैं कि कुछ देर बाद जो पार्टिकल साइज है वो इधर नीचे इकट्ठे हो गए हैं, दैट इज सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब सेडिमेंटेशन के जो पार्टिकल साइज हैं वो सेटल जब हो जाते हैं, इसका फॉर्मूला है कि कितनी देर में सेडिमेंटेशन हो रहा है। कैसे पता लगेगा कि 1 घंटे में सेडिमेंटेशन हो रहा है? इज द राइट। 2 घंटे में सेडिमेंटेशन हो रहा है, ये सही है। तो क्या सही है? तो F इक्वल्स टू VU अपॉन VO, ये फॉर्मूला है जिससे हम सेडिमेंटेशन रेट निकालते हैं, और ये इंडिकेट करता है फ्लोकुलेशन या फिर सेटलिंग स्टेबिलिटी, कितनी देर में फ्लोकुलेट बना रहे हैं, ठीक है। जहां पर VU जो है वो फाइनल और अल्टीमेट वॉल्यूम है सेडिमेंटेशन का। VU क्या है? कि वो पूरा सेटल डाउन हो गया है, वो हमारा VO क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन है। ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन का मतलब है कि कितना वॉल्यूम था सस्पेंशन का, ठीक है, 5 ml था, 10 ml था, कितना वॉल्यूम था। F क्या है हमारा? F, अगर हमारा F आता है 1, ठीक है, अगर हमारा F रिजल्ट आ रहा है 1, तो नो सेडिमेंटेशन, कोई सेडिमेंटेशन नहीं है। ये एक आइडियल है, कंप्लीटली स्टेबल है। जैसे अगर आप माजा का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, क्यों? क्योंकि उसमें सेडिमेंटेशन हो जाता है। अगर F हमारा कम है, ठीक है, तो सेडिमेंटेशन हैज अकर्ड, कि सेडिमेंटेशन होगा। और अगर F ज्यादा है 1 से, इसका मतलब है सेडिमेंटेशन हैज अ वॉल्यूम ग्रेटर देन द ओरिजिनल सस्पेंशन, तो सेडिमेंटेशन ज्यादा है उसके ओरिजिनल सस्पेंशन से, ठीक है। और B और C और D इसका कोई लेना देना नहीं है सेडिमेंटेशन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एफरवेसेंट टैबलेट्स आर फॉर्मुलेटेड विद। जो एफरवेसेंट टैबलेट हैं उनको फॉर्मुलेशन किया जाता है किसके साथ? HPMC ड्रग के साथ,
लैक्टोज स्टार्च के साथ, जिलेटिन वाटर के साथ, या फिर सिट्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो एफरवेसेंट टैबलेट्स आर फॉर्मुलेटेड विद सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एफरवेसेंट ड्रग्स क्या होती हैं? आपने बहुत सारी ड्रग्स ऐसी देखी होगी कि पानी में डालते ही वो ऐसे ऊपर की तरफ आ जाती है, झाग छोड़ने लग जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करने लग जाती है। डिस्प्रिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो सिट्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? एफरवेसेंट टैबलेट्स हैं। और एफरवेसेंट टैबलेट्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जिसके अंदर एसिड और बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ये वाटर कांटेक्ट में आते हैं, ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस बोलते हैं। इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? अगर एसिड सोर्स की बात की जाए तो सिट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, टार्टरिक एसिड यूज कर सकते हैं, और अगर कार्बोनेट सोर्स की बात की जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं, ताकि ये वाटर के अंदर जल्दी से जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाए। ये जो टेस्ट है ड्रग का, कड़वापन जो है, जो अनप्लीजेंट टेस्ट है, वो उसको कवर कर सके, इजीली एडमिनिस्टर कर सके जो लोग डिफिकल्टी है जिनको टैबलेट्स को निगलने में। एचपीएमसी और ड्रग हम कहाँ यूज करते हैं? एचपीएमसी इज यूज्ड एज अ पॉलीमर की तरह यूज करते हैं फॉर द कंट्रोल रिलीज टैबलेट। लैक्टोज स्टार्च को यूज करते हैं एज अ डाइल्यूएंट और एज अ बाइंडर। जिलेटिन और वाटर एज अ फॉर कैप्सूल जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोइक्विवेलेंस ऑफ टू प्रोडक्ट्स इज एस्टैब्लिश्ड इफ। जो बायोइक्विवेलेंस है दो प्रोडक्ट की, वो स्टैब्लिश होती है यदि सेम कलर शेप हो, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, सेम रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो, सेम मैन्युफैक्चरर हो, या फिर सेम प्राइस हो। तो बायोइक्विवेलेंस टू प्रोडक्ट की स्टैब्लिश होती है सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, सेम रेट एंड सेम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और बायोइक्विवेलेंस की डेफिनेशन में ही अगर इसका आंसर छुपा है देखो, तो बायो इक्विवेलेंस मीन्स दैट टू ड्रग प्रोडक्ट्स शोज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। कि कोई भी दो ड्रग के जो प्रोडक्ट हैं उनमें किसी भी तरीके का सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। उनका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, जो हम एयूसी पढ़ते हैं, एरिया अंडर कर्व, वो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एकदम उनका इक्वल होगा, सी मैक्स टी मैक्स भी उनका इक्वल होगा। ठीक है, तो कोई भी दो प्रोडक्ट हमारे बायो इक्विवेलेंट होंगे, दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस सेम थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड सेफ्टी, क्योंकि वो बायो इक्विवेलेंट है, वो इक्वल है एक दूसरे के जैविक रूप से। तो उनका इफेक्ट भी सेम आएगा, और उनका जो साइड इफेक्ट सेफ्टी प्रोफाइल है वो भी सेम होगा। सेम कलर एंड शेप नहीं होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ये कॉस्मेटिक में यूज किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस फैक्टर में यूज किए जाते हैं। सेम मैन्युफैक्चरर, बायो इक्विवेलेंस डिपेंड ऑन द ड्रग परफॉर्मेंस। सेम प्राइस क्या है? इररिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, द रेट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन इज। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ डिग्रेडेशन क्या है? प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसेंट्रेशन, कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन है, या फिर जीरो है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में रेट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन इज प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसेंट्रेशन। कहने का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर में रेट डिक्रीज होगा, तो एज कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस, जैसे जैसे कंसेंट्रेशन कम होगी रेट भी डिक्रीज होगा, कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रेट भी बढ़ जाएगा। और ये टिपिकल फॉर मोस्ट ड्रग इन सॉल्यूशन। ये क्या है? जैसे कि एस्प्रिन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। कांस्टेंट इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्या बताता है? ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बताता है, जहां पर रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसेंट्रेशन पे। इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि अगेन जो जीरो ऑर्डर है ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को रेफर करता है, फर्स्ट ऑर्डर को नहीं करता है। और जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि ये गलत तरीके से यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया है। क्यों? क्योंकि रेट इज नॉट जीरो, रेट कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिक्रीज करेगा कंसेंट्रेशन के साथ, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर डिजाइन टू। जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स हैं उनको डिजाइन किया जाता है डिसइंटीग्रेट इन स्टमक, प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड, इमीडिएट रिलीज इन ओरल कैविटी, या फिर डिजॉल्व इन वाटर बिफोर इंजेक्शन। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स को डिजाइन किया जाता है इनमें से किस पर्पस के लिए? और आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड। एंटेरिक कोटेड ड्रग्स हमेशा ध्यान रखेगा इंटेस्टाइन में जाकर डिसइंटीग्रेट होती हैं, ठीक है, और उनको
बनाया ही इसलिए जाता है ताकि हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड है वो इस टैबलेट को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो इसलिए प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक एसिड से। जैसे कि एस्पिरिन, ओमिप्राजोल, ये एंटीरिकोटिक ड्रग है। हाँ, हर कोई नहीं है, लेकिन एस्पिरिन एंटीरिकोटिक ड्रग, ओमिप्राजोल एंटीरिकोटिक ड्रग। ये प्रिवेंट स्टमक डिसइंटीग्रेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि गलत है। सबलिंगुअल टैबलेट ओरल कैविटी में यूज किया जाता है। एफरवेसेंट और डिस्पर्सिबल टैबलेट्स वो डिसॉल्व होती है वाटर में, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड? कौन सा नीचे दिया गया हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है? हाइड्रोफिलिक समझ गए? हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब लव, जो वाटर में घुलनशील है। जिलेटिन, पैराफिन, घुलनशील मतलब टॉल्क या फिर मिनरल ऑयल। तो हाइड्रोफिलिक इनमें से क्या है? जिलेटिन। क्यों? क्योंकि जिलेटिन क्या है? एक ऐसा प्रोटीन है जिसको जैसे कि पानी में आप डाल दोगे तो जिलेटिन क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। कभी भी आप कैप्सूल खाते हैं तो वो क्या हो, जैसे आप निकलते हो, ऐसा तो नहीं है कि कैप्सूल का जो ड्रग है वो तो रिलीज हो गया और फिर बाद में जो जिलेटिन है वो बाद में स्टूल में आ रहा है, नहीं, वो भी वाटर के साथ घुल जाता है कुछ टाइम बाद। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है, वाटर के साथ वो फूल जाता है, जेल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, स्टेबलाइज सस्पेंशन है ये। जिलेटिन क्या है? वाटर सॉल्युबल है और ये प्रोटेक्ट करता है कोलॉइड्स इन फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, बी और डी इसके ऑप्शन नहीं है। बी और डी क्या है हमारे? पैराफिन और मिनरल ऑयल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। भाई पानी में कितना ही घोल लो तुम पैराफिन को, मिनरल ऑयल को, कभी नहीं घुल सकते जब तक उसमें क्या ऐड ना किया जाए। कमेंट सेक्शन में बताओ। सी ऑप्शन इसका नहीं होगा। टॉल क्यों? क्योंकि इनसॉल्युबल है, इनऑर्गेनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिसाइजर्स इन फिल्म कोटिंग आर यूज्ड टू। जो प्लास्टिसाइजर्स हैं फिल्म कोटिंग में, उनको यूज किया जाता है इंक्रीज कोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इंक्रीज ड्रग सॉल्युबिलिटी के लिए, एक्ट एज अ स्वीटनर या फिर इंक्रीज डिसइंटीग्रेशन। तो फिल्म कोटिंग प्लास्टिसाइजर्स आर यूज्ड क्योंकि इंक्रीज करता है कोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। प्लास्टिसाइजर्स को फिल्म कोटिंग में यूज करते हैं क्योंकि ये कोटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो प्लास्टिसाइजर्स क्या हैं? प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड टू फिल्म कोटिंग फॉर्मुलेशन, ताकि जो टैबलेट है उसकी जो ब्रिटलनेस है वो कम हो सके, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इलास्टिसिटी है कोटिंग की, वो बढ़ सके, एडहेशन बढ़ सके टैबलेट का और कोटिंग का, क्रैक से बचा सकें, जो कहीं ऊपर से वो उसकी परत जो फिल्म है वो रिमूव ना हो जाए उसको बचाता है, फ्लेकिंग बचाता है। ठीक है, ताकि वो हैंडल करने में इजी हो। जैसे कि हम ग्लिसरीन यूज कर सकते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज कर सकते हैं, ट्राइस्टेटिन यूज कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। इंक्रीज ड्रग सॉल्युबिलिटी क्यों नहीं है इसका आंसर? क्योंकि सॉल्युबलाइज है, सर्फेक्टेंट्स है, स्वीटनर्स, स्वीटनिंग एजेंट है। इंक्रीज डिसइंटीग्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि डिसइंटीग्रेंट्स है, प्लास्टिसाइजर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सस्पेंशन फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स फ्लोट ऑन टॉप, सेटल रेपिडली एंड फॉर्म हार्ड केक, डिसॉल्व कंप्लीटली, या फिर सेटल स्लोली एंड फॉर्म सॉफ्ट सेडिमेंट। तो सस्पेंशन के अंदर फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स सेटल स्लोली एंड फॉर्म सॉफ्ट सेडिमेंट। सस्पेंशन के अंदर जो फ्लॉकुलेट्स हैं, जो फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं? धीरे 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 बैठ रहे हैं, एकदम से नहीं कि आपने इधर मेडिसिन रख दी, दवाई रख दी अपनी और वो तुरंत तुरंत सेटल डाउन हो गए, फ्लॉकुलेट बन गए, नहीं। सस्पेंशन के अंदर वो धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं और सॉफ्ट सेडिमेंट होते हैं। सॉफ्ट सेडिमेंट का मतलब कि जैसे ही आपने इसको उठा के शेक करा, वो आपस में जो फ्लॉकुलेट्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे दोबारा से। इसलिए सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है कि वो लूजली कॉम्पैक्ट रहते हैं। लेकिन ये जो फ्लॉक्स बन जाते हैं, मान लो यहाँ पर फ्लॉक्स बन गए, ये ऐसे गुच्छे गुच्छे बन गए, ठीक है, तो ये जो गुच्छे गुच्छे जो फ्लॉक्स बन गए, ये अब सेटल डाउन फास्ट होंगे, बिकॉज अब ये क्या हो गए हैं? साइज में बढ़ गए हैं। लेकिन इसकी एक खास बात और है कि वो लूज फॉर्मेशन होगा, पोरस होंगे, ताकि वो सेडिमेंट तो फास्ट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको रीडिस्पर्स करोगे, शेक करोगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे। तो
फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस क्या होते हैं, धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं, और धीरे धीरे सेटल डाउन होने के बाद जो फ्लॉक्स बनते हैं वो नीचे सेटल फास्ट होते हैं। एडवांटेज क्या है, ये प्रिवेंट करता है फॉर्मुलेशन को हार्ड केक में बनने से, ताकि नीचे वो हार्ड केक ना बन जाए कि कितना ही शेक कर लो वो अब मिक्स ही नहीं हो रहे हैं, तो हार्ड केक बनने से रोकते हैं, जो कि इरिवर्सिबल है। सेटल रैपिडली एंड फॉर्म हार्ड केक, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये किसमें होता है, डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में, जहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो रहे हैं, फ्लॉक्स सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं और वो एक केक जैसा स्ट्रक्चर नीचे तैयार कर लेते हैं। डिसॉल्व कंप्लीटली, ये सस्पेंशन में डिसॉल्व नहीं होते हैं, सस्पेंशन में डिस्पर्जन होता है। फ्लोट ऑन टॉप, ऑब्वियस जो फ्लोटिंग अकर्स होती है पार्टिकल्स में वो लोअर डेंसिटी की वजह से होती है, या फिर जो पुअर वेटिंग है, लेकिन सस्पेंशन में ये इसकी भी कोई जगह नहीं है। और आज का इस 150 MCQs की सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट आर डिजाइन टू, जो ODTs हैं उनको डिजाइन किया जाता है डिसॉल्व इन स्टमक स्लोली, डिसइंटीग्रेट इन ओरल कैविटी विदाउट वाटर, रिलीज ड्रग इन इंटेस्टाइन ओनली, या फिर बी च्यूड बिफोर swallowing। तो ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स आर डिजाइन टू डिसइंटीग्रेट इन ओरल कैविटी विदाउट वाटर, वो ओरल कैविटी में ही डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे बिना पानी के। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनसे ड्रग निगली नहीं जा रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तो उनके लिए डिजाइन किया जाता है ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, ताकि वो ओरल कैविटी में बिना पानी के वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, 30 सेकेंड से लेकर 3 मिनट के अंदर अंदर वो क्या हो जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं, जो जेरियाट्रिक पेशेंट है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे कि डिस्फेजिक कंडीशन है कि निगली नहीं जा रही है, ऐसे पेशेंट में तब यूज किया जाता है। और इसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, क्रॉस कार्बिलोज सोडियम, क्रॉस पोविडोन सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ये सब यूज किया जाता है, और इसमें वाटर की जरूरत नहीं होती है। डिसॉल्व इन स्टमक स्लोली, ये दैट्स फॉर सस्टेन और कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स। रिलीज ड्रग इन इंटेस्टाइन ओनली, दैट इज एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। बी च्यूड बिफोर स्वेलिंग, कि चबाना है निगलने से पहले, ये च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं, ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स नहीं होती हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे और समझ भी आए होंगे। समझ में आया तो कमेंट सेक्शन पे थम्स अप कीजिए, या फिर बताइए आपको समझ में आया है। इसी तरह से आप हमारे जो कोर फार्मेसी के जो हमने जो सीरीज बनाई है सब्जेक्ट वाइज, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारा टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा पे हमारा पेज बना हुआ है, आप वहाँ पर जाके भी हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।